सोचिए पाकिस्तान पर कोई हमला करे तो उसका बदला तुर्की ले और सऊदी अरब ले, और पाकिस्तान तो ले ही, यानी कि किसी भी एक देश पर हमला हो तो ये तीनों देश मिलकर उस देश के खिलाफ लड़े। अब ऐसा पॉसिबल हो सकता है क्योंकि इन तीन देशों के बीच में हो गई है एक मक्का रक्षा समझौता। तो ये मक्का रक्षा समझौता है क्या, और दूसरी बात यह कि क्या अब भारत के लिए चिंता की बात है कि पाकिस्तान के साथ सऊदी और तुर्की खुलकर आ गए हैं, वो भी हस्ताक्षर करके। चलिए सारी बातों को समझते हैं एक करके कि क्या है यह मक्का समझौता और भारत के लिए कौन सी बात चिंता की है। लेकिन एक जरूरी जानकारी जानते हुए चलिए कि फ्रीडम सेल आ चुकी है 11 से लेकर के 16 अगस्त तक। दृष्टि आईएएस के दृष्टि लर्निंग ऐप में जितने भी लाइव ऑनलाइन कोर्सेज हैं वो सब 50% तक की कम कीमत पे मिलने वाले हैं। और ये कोर्सेज चाहे यूपीएससी के हों, चाहे पीसीएस के हों, चाहे टीचिंग एग्जाम्स के हों, चाहे जुडिशरी के हों, एसएससी के हों या सीयूटी के हों, सब में 50% ऑफ रहेगा। ऑफर सीमित समय के लिए है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसे ओपन कर लीजिए या फिर आप सीधे कॉल कर लीजिए 8750187501 पर। हम आते हैं हमारे टॉपिक पर, और टॉपिक में मैंने क्या कहा कि सऊदी अरब में मक्का है और मक्का पर ही इन तीन देशों ने साइन किया है। नाम कौन है? पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की। तो मक्का में साइन हुआ तो नाम पड़ गया मक्का रक्षा समझौता। अब अगली बात आती है कि यह त्रिपक्षीय समझौता जो है इसमें कौन कौन थे शामिल। तो पहला क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान जो सऊदी की तरफ से थे, फिर तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोआन और पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ। और इसका पूरा जो एक टैगलाइन हम दें तो उसका मतलब यह है कि एक पर हमला यानी कि सब पर हमला। इस समझौते को एक्सप्लेन करने के लिए यह एक सबसे बड़ी बात है। अब देखिए, किसी एक देश पर सशस्त्र हमला होता है तो हमला माना जाएगा, यह बात भी कह दी गई है, सशस्त्र हमला। फिर अगली बात यह है कि जैसे कि एक नाटो संगठन, आपको पता है यह कब आया था? सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद में, जब यूरोप को और अमेरिका को यह लगा, यानी कि पश्चिम के देशों को यह लगा कि जो सोवियत संघ है, सो वो रूस वाला जो सोवियत संघ, वो खतरा है उनके लिए। तो उससे निपटने के लिए एक तैयारी तो रहे। वर्ल्ड वॉर होता है, तीसरा नहीं होता है, लेकिन वो तैयार रहे कभी भी लड़ना पड़ जाए तो उन्होंने मिल करके एक जो संगठन बनाया, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये है नाटो। और इसमें यानी कि शुरू में तो 12 देश थे, आज की डेट में 32 देश शामिल हो चुके हैं और ये अभी भी एग्जिस्ट करता है। तो अब उसी तरह से कह रहे हैं कि ये भी नाटो की तरह ही है, इस्लामिक नाटो है। इस्लामिक नाटो का मतलब कि चूंकि ये तीनों देश मुस्लिम हैं और ये भी वैसे ही आपस में काम करेंगे जैसे कि ये एक दूसरे के लिए मदद के आते हैं। तो नाटो में एक्चुअली लिखा भी है, एक आर्टिकल है, उस आर्टिकल का नाम है आर्टिकल 5, जिसमें लिखा है कि हम में से किसी एक पर भी हमला होगा तो वो सब पर हमला माना जाएगा। सेम ये भी तो यही कह रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि देखिए, ये तीनों देश कौन है? सुन्नी है, सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान। और कुछ लोग कह रहे हैं कि ये काउंटर करने के लिए है ईरान के लिए। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये इसलिए है क्योंकि कहीं ना कहीं अब जो बीच के ये खाड़ी देश हैं, जैसे हम सऊदी की बात करें, तो अब इनको ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं अमेरिका पे ही पूरे भरोसे पे रहना ठीक नहीं है। क्योंकि हुआ भी अभी यही, जब अमेरिका इजराइल ईरान युद्ध चल रहा था तो अमेरिका सुरक्षा गारंटी पर सवाल इसलिए उठे क्योंकि जो एयर डिफेंस सिस्टम था उसकी मांग जब हो रही थी पश्चिम एशिया में, तो उसने ज्यादातर मांग की सप्लाई कहां की? अमेरिका ने, वो की इजराइल में। सऊदी अरब को जरूरत थी उस वक्त, उसको मिला नहीं, और जितनी जरूरत थी उतना तो बिल्कुल नहीं मिला। तो इसी वजह से एक चिंता उठी कि हम अमेरिका के भरोसे कब तक बैठेंगे, और से कई देशों को लग रहा था, तो उनमें से कुछ देश आपस में मिल गए हैं। तो फरवरी 2026 में यह युद्ध जो चला उसको एक असर माना गया। ईरान ने खाड़ी देशों अमेरिकी ठिकानों पर मिसाइल ड्रोन हमले किए, यानी कि जो अमेरिकी जो सैन्य ठिकाने थे खाड़ी देशों में, ईरान ने सब पे हमले किए। तो सबको अपने लिए एयर डिफेंस सिस्टम चाहिए था जो कि नहीं मिल पाया। ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य बंद कर दिया, जिसकी वजह से तेल की जो सप्लाई, तेल का व्यापार वो ठप पड़ा। इससे कहीं ना कहीं हम देखें तो सऊदी अरब को बड़ा नुकसान हुआ और उसका हथियार क्षमता भी बहुत सारी उसकी कम हुई इसी युद्ध के दौरान। तो उसको थी जरूरत अपने कुछ और सहयोगियों की, यानी कि किसी एक देश पर निर्भर ना रहे, तो सऊदी अरब इस वजह से जुड़ गया। अब देखें तो समझौता वास्तव में कहता क्या है? किसी एक पर हमला, सभी पर हमला, ठीक है। तो इसके साथ सिर्फ इतना नहीं है, वो सैन्य समन्वय भी बढ़ाने की कोशिश है और रक्षा सहयोग होगा, एक दूसरे को हथियार खरीदे बेचे जाएंगे, ये सब भी होगा। और मकसद क्या है? टिकाऊ आत्मनिर्भर रक्षा समझौता, सैन्य धुरी नहीं। मतलब ये नहीं कि हम लड़ने के लिए ही इकट्ठे हुए हैं, लेकिन हम साथ रहें, सुरक्षित रहें, एक दूसरे को सहयोग करें। ये इसलिए कह रहे हैं कि हम एक टिकाऊ रक्षा चाहते हैं। और तुर्की के राष्ट्रपति ने क्या कहा कि पूरी तरह रक्षात्मक है, अन्य देशों के लिए खुला है, यानी कि हो सकता है कि भविष्य में कुछ और देश भी इससे जुड़ जाएं। अब इसकी वजह से इसको क्या कहा जा रहा है कि इस्लामिक नाटो आगे चल के हो सकता है बन जाए।
लेकिन क्या नाटो जैसा ये हो सकता है? तो अभी तो बहुत समय लगेगा। अभी तो देखिए बहुत अंतर है। दस्तावेज के मामले में देखें, नाटो के दस्तावेज पूरी दुनिया के सामने आ चुके हैं, लेकिन मक्का समझौता के कोई दस्तावेज अभी नहीं आए हैं। कमांड की बात करें तो स्थायी है, पुराना है। यहाँ पे मक्का समझौता का स्पष्ट है, प्रतिक्रिया कैसी होगी नाटो की, उसका एक तय ढांचा है, उसी तरीके से होगी। यहाँ पे बिल्कुल अस्पष्ट है। सैन्य एकीकरण की बात करें तो यहाँ पे कई वर्षों का, अब तो दशकों का अनुभव कह सकते हैं, मक्का के पास अभी कुछ नहीं है। वो किस प्रकार से मिलकर साथ में सैन्य एकीकरण करेंगे ये देखना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे तीनों देशों की भूमिका और ताकत अलग अलग है। सऊदी अरब की बात करें तो उसके पास पूंजी है, भौगोलिक स्थिति है, राजनीतिक वजन है, बड़ा रक्षा बाजार है, वो बहुत सारी अभी चीजें खरीदना चाहता है, तो उसको बेचने के लिए कोई अच्छा व्यक्ति भी चाहिए। फिर उसके बाद नाटो की दूसरी सबसे बड़ी सेना कौन है? तुर्की है। ये तुर्की की अपनी अलग क्षमता है और तुर्की ड्रोन मिसाइल तकनीक में बहुत उन्नत है। आप याद करिए जब ऑपरेशन सिंदूर था उस दौरान पाकिस्तान ड्रोन से जो अपने हमले कर रहा था, ड्रोन से अपने आप को जो डिफेंस कर रहा था, वो सब कैसे हो रहा था? वो हो रहा था तुर्की के सहयोग से। तुर्की। अब उसके बाद देखिए तो पाकिस्तान, बड़ी अनुभवी सेना है उसके पास भी, और उसके पास एकमात्र ऐसा देश है जिसके पास परमाणु हथियार देश है। तो तीनों की अपनी अलग अलग क्षमताएं हैं और ये तीनों मिल रहे हैं। और हम बात करें तो पहले से भी मिलकर ये कान फाइटर जेट और उसके अलावा ड्रोन वगैरह जैसे प्रोजेक्ट पे काम कर भी रहे हैं। तो अब बात की जाए कि ये है किसके खिलाफ, तो मैंने क्या कहा शुरू में, तो एक ये भी दिखता है कि ईरान के खिलाफ रोकथाम जैसा है, क्योंकि ईरान ने ही हमला किया था अपने आसपास के देशों पे, उस जगह पे। और हम देखें तो पाकिस्तान में भी तो कर चुका है। और दूसरी बात हम देखें तो वही हमने कहा ना कि उनमें शिया और सुन्नी का मसला भी दिखाई देता है। पर विश्लेषकों के अनुसार क्या है, असली लक्ष्य इजराइल भी हो सकता है, इजराइल से निपटने के लिए भी, कि सीरिया में तुर्की इजराइल के सीधे हित टकरा रहे हैं। यानी कि कहीं ना कहीं जो सीरिया है उसको लेकर के भी तुर्की और एक तरफ इजराइल आमने सामने आ रहे हैं। तो भी एक नया बात है कि जो सीरिया है उसको इजराइल के जो नेता है नया ईरान कह रहे हैं, यानी कि वहां पे भी मामला तनाव पर आ सकता है। तो यहां पर तीनों देश टकराव नहीं बल्कि मध्यस्थता को प्राथमिकता दे रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं कि एक रक्षा के लिए तो है ही। अमेरिका के लिए इसका क्या मतलब है? अब देखिए अमेरिका को बदलने हटाने के लिए नहीं है। ऐसा नहीं कि अमेरिका से जो एयर डिफेंस सिस्टम ले रहे हैं पश्चिम देश, ये खाड़ी देश, या हम ये कहें कि सीधी सी बात है कि सऊदी अरब, अब ऐसा नहीं होगा कि पाकिस्तान और तुर्की के साथ में ये समझौता कर रहा है तो उसको अमेरिका की जरूरत नहीं है। उसको अपने डिफेंस के लिए आज भी जरूरत पड़ेगी, आगे भी रहेगा। बस वो विकल्प अपने बढ़ा रहा है, वो अपने आप को और ज्यादा सुरक्षित महसूस करना चाहता है, एक वजह वो है। तो अमेरिका इजराइल ईरान युद्ध के बाद बदलती क्षेत्रीय व्यवस्था में एक बड़ा संकेत दिखा है कि लोग विकल्प तलाश रहे हैं अपनी सुरक्षा के लिए। भारत भी तो जैसे अपनी ऊर्जा सुरक्षा के लिए विकल्प तलाश रहा था जब तेल की उसको समस्या हुई, कुछ वैसे ही सऊदी अरब वाशिंगटन पर निर्भरता किसी तरह से कम नहीं करेगा, बस अपनी सुरक्षा के लिए विविधता बढ़ा रहा है, ऑप्शन बढ़ा रहा है। ईरान की प्रतिक्रिया हम देखें तो ईरानी सांसद ने कहा कि सऊदी सुरक्षा की गारंटी नहीं है, यानी कि इससे सुरक्षा मिलेगी ये कोई गारंटी नहीं है। और रियाद यानी कि सऊदी को अपनी नीतियों पर और काम करने की जरूरत है और बाहरी दुश्मनों के खिलाफ खुद निर्भर होना होगा, सबसे पहले खुद को मजबूत करना होगा। ये एक पक्ष रहा ईरान का। अब भारत के लिए इसके मायने को अगर हम देखें तो सऊदी अरब का पाकिस्तान तुर्की चीन दूरी से गहरा जुड़ाव मुख्य चिंता है। देखिए सऊदी अरब का एक तरफ पाकिस्तान से भी हो गया, तुर्की से भी हो गया, चीन से भी एक जुड़ाव देखने को मिल रहा है। फिर तुर्की भारत के प्रति हमेशा से कंफर्टेबल नहीं रहा है, वो पाकिस्तान को ही सैन्य सहयोग देता रहा है, हमने इतिहास भी देख लिया है। फिर सऊदी अरब पिछले दशक से भारत से रणनीतिक संबंध मजबूत कर रहा था, लेकिन तुर्की भारत का जैसा है वैसा सऊदी अरब भारत का नहीं है। सऊदी अरब और भारत के बीच में सहयोग जो था वो साल दर साल बढ़ रहे थे और स्ट्रेटेजिक तक में बढ़ रहे थे, रणनीतियों को लेकर एक दूसरे के साथ सहयोग कर रहे थे। सऊदी सुरक्षा जरूरतें पाकिस्तान को ज्यादा लीवरेज दे सकती हैं, क्योंकि जिस प्रकार की जरूरत है, जिस प्रकार की आवश्यकता है सऊदी अरब को, वो पाकिस्तान से उसे ज्यादा पूरी होती हुई दिख रही है। तो हो सकता है कि वो पाकिस्तान की तरफ उसका झुकाव रहे। अब हम ये देखें तो भारत का विदेश मंत्रालय है, उसका कहना यह है कि हम अभी इस चीज का अध्ययन करेंगे और हम देखेंगे कि हमें किस तरफ आगे बढ़ना चाहिए। तो इतिहास की अगर हम बात करें कि क्या ये जो अपने आप में एक सैन्य समझौता हुआ है, और मक्का सैन्य समझौता, मलक्का कोई ना बोल दे, मक्का ही है, तो यहां पे क्या ये सच में काम कर सकता है? तो इतिहास में देखें तो बहुत मुश्किल है अभी, क्योंकि 2015 में यमन अरब गठबंधन हुआ था, यहां भी बहुत सारे अरब देश जुड़ गए, और लेकिन हुआ ये कि इनका विचार कमजोर पड़ा और ये काम नहीं आया। ये क्यों पड़ा था? देखिए आपको पता है यमन में हूती विद्रोही है, और उन हूती विद्रोहियों से निपटने के लिए ये हुआ कि हम सब मिलते हैं अरब देश और मुकाबला करेंगे।
लेकिन कुछ देश ऐसे थे जो चाहते थे कि यमन पर ठीक ठाक हूतियों पर अच्छे से हमला हो, कुछ कह रहे थे हूतियों पर ज्यादा हमला ना हो। यानी कि सबके अपने अपने विचार थे। वो विचार जब आपस में मिलेंगे नहीं तो साथ में वो वर्क कैसे करेगा। तो ये यमन अरब गठबंधन हो गया फेल। फिर 2015 में इस्लामिक मिलिट्री काउंटर टेररिज्म कोलिएशन शुरू हुआ। तो यहां पे क्या था आप देखिए, इस्लामिक मिलिट्री एनकाउंटर टेररिज्म, यानी कि यहां पे भी एक अच्छे काम के लिए आगे आ रहे थे, लेकिन फिर भी यहां पे वही हुआ कि एक दूसरे को सहयोग नहीं दे पाए तो मामला आगे बढ़ा नहीं। फिर अभी देखिए ताजा उदाहरण है, सितंबर 2025 में सऊदी और पाक के बीच में एक, सऊदी अरब और इसी पाकिस्तान के बीच में एक समझौता हुआ। और इसमें भी ये देखिए तो बड़ी बात क्या हो गई कि उसी दौरान ईरान की तरफ से हमला होता है सऊदी पे, हूती की तरफ से हमला होता है सऊदी पे। अब समझौता हो चुका था ये 2025 वाला, सऊदी अरब पाक के बीच में एक दूसरे को सहयोग करेंगे, लेकिन पाकिस्तान ने सऊदी का कहीं पे साथ नहीं दिया, एक गोली भी नहीं चलाई, ना तो ईरान की तरफ ना तो उसने हूती की तरफ चलाई। तो यहां पे देखें कि यही दो देश पहले भी एक दूसरे को सहयोग नहीं कर पाए, तो क्या अभी हस्ताक्षर हो गया है तो क्या साइन करने से सहयोग कर पाएंगे? इतिहास में देखें तो पिछले कुछ सालों में तो कोई ऐसा सहयोग करता हुआ दिखा नहीं। आखिरी बार जब किसी देश ने साइन की थी जो बात और उसको किया भी था, यानी कि जो कहा वो किया, वो देश था ब्रिटेन। और ब्रिटेन ने कब किया था? जब 1939 में हिटलर ने पोलैंड पर हमला किया। तो पोलैंड पर जैसे ही हमला होता है तो चूंकि पोलैंड और ब्रिटेन के बीच में एक संधि हुई थी जिसमें ब्रिटेन ने यह कहा था कि तुम पर हमला होगा तो हम आएंगे तुम्हारे लिए लड़ने, और जैसे ही पोलैंड पर हमला होता है तो ब्रिटेन आता है। तो ये 1939 में हुआ था ब्रिटेन और जर्मनी की संधि की वजह से। तो पहली आखिरी बार किसी संधि को मानने के लिए या किसी संधि यानी कि किसी वादे को निभाने के लिए कोई देश आया तो 1939 में आया। तो काफी लंबा समय हो चुका है। तो अब देखना होगा क्या भविष्य में यह पॉसिबल हो पाएगा। तो आगे क्या हो सकता है? क्या यह समुद्री सुरक्षा होर्मुज बाब अल मंदेब तक पहुंचेगी? क्या यह सुरक्षा एक दूसरे को लड़ने तक रहेगी या सहयोग देने के लिए भी रहेगी? और समुद्री क्षेत्र में रहेगी या नहीं रहेगी, यह भी मुद्दा है। और क्या यह एक दूसरे को सिर्फ हथियार खरीदने बेचने का काम करेंगे या तकनीकी भी साझा करेंगे, यह भी देखने वाली बात होगी। क्या सदस्य देश वाकई एक दूसरे की रक्षा के लिए कोई भी कीमत चुकाने को तैयार होंगे, यह भी एक देखने की बात रहेगी। इसीलिए यह मक्का समझौता अभी बड़ा हो रहा है, अभी बस हम कहें शैशवावस्था में है, बड़ा नहीं हुआ है, देखना पड़ेगा। तो निष्कर्ष के रूप में देखें तो खाड़ी सुरक्षा सोच में बुनियादी एक बदलाव तो देखने को मिला है कि खाड़ी देश अपने आप को सुरक्षित रखने का विकल्प तलाश रहे हैं। अमेरिका को त्याग तो नहीं रहे, लेकिन अलग अलग ध्रुव के लिए तैयार कर रहे हैं अपने आप को। और इसके अलावा असली ताकत बजट सदस्य संख्या से नहीं है, संकट में साथ देने से होगी। यानी कि आपका साथ कौन देगा, कोई देश कितना बड़ा है, कितनी संख्या में आपकी मदद कर रहा है, लेकिन साथ दे रहा है नहीं दे रहा है, उस पर बहुत कुछ मैटर करेगा। और भारत के लिए सऊदी, पाक और तुर्की, चीन धुरी चिंता का विषय है, जिस पर अभी भारत को अगला स्टेप या आगे की जो रणनीति है वो हो सकता है देखने को मिल जाए, बनाएगा। तो आगे की राह भारत के संदर्भ में देखें तो सऊदी अरब से आर्थिक रणनीतिक जुड़ाव चल रहा है, उसको और गहरा करने का प्रयास हो सकता है। और तुर्की संबंधों को और बेहतर करने की दिशा में आगे बढ़ा जा सकता है। और नए क्षेत्रीय सुरक्षा ढांचे पर बारीकी से अब नजर रखनी होगी। ऊर्जा सुरक्षा के लिए भारत को भी अपने विकल्प देखने होंगे और उसके साथ ही खाड़ी देशों से स्वतंत्र द्विपक्षीय ढांचे मजबूत करने होंगे, यानी कि किसी एक गुट में नहीं बंधना है। अगर द्विपक्षीय समझौते बहुत सारे करता है खाड़ी देशों में भारत, तो भारत भी अपने आप में एक बढ़त पर दिखाई देगा। तो कुल मिला के बात यह है कि अभी तो एक शुरुआत है, हमें आगे तक जाना है। अब आपके लिए एक सवाल है, इसका जवाब जरूर दीजिएगा, लेकिन पहले ये जानकारी, फ्रीडम सेल 11 अगस्त से शुरू हो चुकी है, 16 अगस्त तक है। और दृष्टि आईएएस के सभी लाइव ऑनलाइन कोर्स 50% तक की कम कीमत में है, जिसमें एक कोर्स है आईएएस फाउंडेशन। ये उन विद्यार्थियों के लिए है जब आप बेसिक से एडवांस तक यूपीएससी की पूरी तैयारी करना चाहते हैं। आप चाहते हैं आपका प्रीलिम्स भी तैयार हो जाए, मेंस भी तैयार हो जाए। तो यहाँ पे 400 प्लस स्ट्रक्चर्ड क्लासेस हैं, सब्जेक्ट वाइज क्लास रहेगी और सब्जेक्ट वाइज आपको नोट्स मिलेंगे। नोट्स पीडीएफ या सॉफ्ट कॉपी में नहीं मिलेंगे, आपके घर में आपको हार्ड कॉपी में पहुंचाए जाएंगे। प्रीलिम्स और मेंस का टेस्ट मिलेगा, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कराई जाएगी और इसके साथ ही डाउट सॉल्विंग सेशन होंगे, एकेडमिक सपोर्ट भी मिलेगा और इसके साथ ही और कई किताबें मिलेंगी जो आपकी तैयारी को बेहतर बनाने में आपकी मदद करेंगी। करंट अफेयर का भी स्टडी मटेरियल मिलेगा। आपको और जानना है तो एक काम करिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसे क्लिक करके अपने डिस्काउंट को सुनिश्चित कर सकते हैं। और इसके साथ ही आप सीधे कॉल कर सकते हैं या फिर इस नंबर पर 8750187501 पर। तो इस नंबर पर अगर आप कॉल अभी कर रहे हैं, नहीं लगता है तो थोड़ी देर बाद या कल कर लीजिएगा, जरूर फोन लग जाएगा। 16 अगस्त लास्ट डेट है। हम आते हैं हमारे सवाल पर। सवाल देखिए,
मक्का रक्षा समझौते के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, यह समझौता सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान के बीच 7 अगस्त 2026 को हस्ताक्षरित हुआ। दूसरा, समझौते का पूरा टेक्स्ट सार्वजनिक रूप से जारी किया गया है, जैसे नाटो की संधि है। और तीसरा, पाकिस्तान इस समझौते का एकमात्र परमाणु हथियार संपन्न सदस्य है। अब आपको बताना है कितने कथन सही हैं, 1, 2, 3 या कोई भी नहीं। तो इस सवाल के जवाब जरूर दीजिएगा, क्योंकि जब आप जवाब देते हैं तो हमें और बेहतर करने की प्रेरणा मिलती है। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए क्या करना है, स्वस्थ रहना है, मस्त रहना है, पढ़ते रहना है। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।